हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है इज़राइल फ़िलिस्तीन समस्या। क्या है वो समस्या, उसका जड़ क्या है और वर्तमान में उन लोगों के बीच में रिलेशन कैसा है, इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये समस्या के बारे में इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है। इज़राइल फ़िलिस्तीन समस्या एक जटिल और लंबे समय तक चलने वाली संघर्ष की स्थिति है, जो मध्य पूर्वी क्षेत्र में उत्पन्न हुई है। यानी ये जो इज़राइल फ़िलिस्तीन जगह है वो मध्य पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है। सेंट्रल ईस्ट का एरिया है। इस विवाद की जड़ ऐतिहासिक, धार्मिक और राजनीतिक कारणों में है। यानी उनका बीच में जो टेंशन है ना, इनका पीछे बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक कारण है, धार्मिक जुड़ाव है, साथ ही साथ उन लोगों का राजनीतिक एंगल भी है। और यह एक आधुनिक राष्ट्र की पहचान, सीमाओं और आत्मनिर्णय के आधार से जुड़ी समस्याओं को दर्शाता है। यानी ये जो उन लोगों के बीच में जो समस्या है ना, ये एक आधुनिक राष्ट्र की पहचान। यानी कोई देश आधुनिक जब हो जाता है तो उन लोगों के बीच में ये सब देखा जाता है जो अभी चल रहा है, ठीक है। साथ ही साथ सीमा विवाद तो आप लोग जानते ही हैं कि इन लोगों के बीच में कितना बड़ा विवाद है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सबसे पहले पृष्ठभूमि को देखते हैं और फिर आगे हम लोग ऐसे करके पूरा टॉपिक को समझेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले पृष्ठभूमि को देखते हैं। इज़राइल फ़िलिस्तीन संघर्ष की जड़ें 20वीं शताब्दी के शुरुआत में स्थित है। जब ये समस्या उत्पन्न हुई थी, ये 20वीं शताब्दी से पहले से ही है दोस्तों, ठीक ना। ये 20वीं शताब्दी मतलब 19वीं, ये जो टाइमिंग है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको कहते हैं 20वीं शताब्दी, ठीक ना। और अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो चल रहा है 21वीं शताब्दी। तो यही टाइम ड्यूरेशन से भी आगे से चल रहा है इन लोगों के बीच में समस्या। जब ये क्षेत्र ऑटोमन साम्राज्य, यानी वहाँ पर जो एरिया है ना, उसमें एक वंश शासन करता था, उसको कहते हैं ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। यानी वो एरिया प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने इस पर अपना अधीन कर लिया। यानी ये जो क्षेत्र था वो ऑटोमन साम्राज्य से अपना अधीन कर लिया था, वो ये को, ठीक ना, वो एरिया को। और वल्फर डिक्लेरेशन के माध्यम से ये यहूदियों के लिए एक राष्ट्र घर की स्थापना का आश्वासन दिया था। यानी एक डिक्लेरेशन हुआ था जो वल्फोर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। उस डिक्लेरेशन के तहत क्या था, जो ब्रिटिश थे ना, वो एक यहूदियों के लिए एक राष्ट्र घर का वहाँ पर निर्माण करने वाले थे। इस घोषणा के बाद यहूदी प्रवासियों की संख्या बढ़ने लगी। दोस्तों, यहूदियों का संख्या इसलिए बढ़ना लगा था क्योंकि ये जो टाइम था ना, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले का था। और यहूदियों का मेन गढ़ माना जाता है जर्मनी, ठीक ना। और जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ इतना ज़्यादा मतलब कड़ा कड़ा रवैया अपना लिया था ना, यहूदियों को मतलब चुन चुन के मार रहे थे। इसीलिए ज़्यादातर यहूदी वहाँ से भाग करके ये जो फ़िलिस्तीन जगह था वो वहाँ कर आकर के बैठ रहे थे। इसलिए यहूदी प्रवासियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। यह क्षेत्र इज़राइल की निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना लगा। यानी उस टाइम तक, जब तक ये डिक्लेरेशन हुआ, यहूदी आ रहे थे, उस टाइम तक कोई इज़राइल नाम का कोई नाम निशान नहीं था। तो धीरे धीरे वो इज़राइल जो ये थे, यहूदी जनसंख्या, वो यहाँ पर आने लगे, ठीक ना। अब देखते हैं कि किस प्रोसीजर से हुआ इज़राइल का गठन और फ़िलिस्तीन का प्रतिक्रिया। 1947 संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक विभाजन योजना को स्वीकार किया। यानी टाइम था 1947 और संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक विभाजन को स्वीकार किया। और ये विभाजन क्या है समझिएगा, जो इज़राइल और एक स्वतंत्र फ़िलिस्तीनी राज्य के निर्माण को सिफारिश करता था। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1947 के टाइम पर
जो एरिया था पहले फ़िलिस्तीन का ही, उसमें एक मतलब विभाजन कर दिया, ठीक ना। और इस विभाजन के हिसाब से एक पार्ट पे रहेगा इजराइल और एक पार्ट पे रहेगा फ़िलिस्तीनी, ठीक है। हालांकि ये योजना फ़िलिस्तीनी लोगों और उनके सहयोगी द्वारा अस्वीकार किया गया। जो मतलब संयुक्त राष्ट्र द्वारा मतलब डिसीजन लिया गया, इनका मतलब समर्थन नहीं किया फ़िलिस्तीनी लोग। 1948 में इजराइल का निर्माण के साथ ही आसपास के अरब देश ने इजराइल पर हमला किया। यानी जब वो मतलब डिसीजन आया संयुक्त राष्ट्र संघ का कि दोनों आपस में बांट लीजिए, दोनों देश यहाँ पर रहिए, तो बहुत सारे मतलब जो अरब देश थे वो भी फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में आए और उल्टा जो इजराइल थे उनके ऊपर हमला कर दिए। और वर्तमान में भी दोस्तों देखा गया है कि इजराइल पर हमला होता रहा है, ठीक ना। लेकिन दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि इजराइल जो है ये टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे निकल गया है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, जिससे पहली बार अरब इजराइल युद्ध हुआ। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप इजराइल ने अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया। यानी जब इजराइल देख ही रहा है कि जब युद्ध ही करना है तो क्यों नहीं और थोड़ा ज़मीन हथिया ही लूँ, तो क्या किया इजराइल ने बहुत सारा ज़मीन हथिया लिया। अब एक छोटा सा जगह में, जो फ़िलिस्तीन पहले पूरा जगह पर ये करता था फ़िलिस्तीन ही था, अब फ़िलिस्तीन को क्या कर दिया, शरणार्थी बना दिया, यानी रिफ्यूजी बना दिया। उनका ही देश में उनको ही रिफ्यूजी बना दिया गया, क्योंकि बहुत सारे अरब देश फ़िलिस्तीनी का साथ दे करके इजराइल के खिलाफ मतलब आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर युद्ध कर रहे थे, ठीक ना। तो आगे देखते हैं 1967 का युद्ध और उसका परिणाम। दोस्तों ये जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, ध्यान से सुनिएगा। 1967 में 6 दिन के युद्ध के दौरान इजराइल ने गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और पूर्वी जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। यानी ये जितना भी पार्ट आप लोग सुन रहे हैं ना नाम, ये सब का सब फ़िलिस्तीन का ही जगह का नाम है, ठीक ना। गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक एवं पूर्वी जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। इन क्षेत्रों पर इजराइल का कब्जा ने संघर्ष को और भी जटिल बना दिया। यानी जब ये जो मेन जगह था ना, ये जब इजराइल के पास आ गया तो उन लोगों ने और भी जो आंदोलन था, जो यह था संघर्ष था दोनों के बीच में, युद्ध था, वो और भी ज़्यादा आगे बढ़ गया। फ़िलिस्तीनी लोगों के लिए यह क्षेत्र उनकी स्वतंत्रता की उम्मीद की भूमि के रूप में देखा जाता था। यानी फ़िलिस्तीनियों का जो मानना है, जो ये सब जगह है ना, पूर्वी जेरूसलम, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, उन लोग का मानना था कि ये हम लोग का स्वतंत्रता और उम्मीद का ये है, ठीक ना। मतलब एक कह सकते हैं कि एक धार्मिक जुड़ाव था वहाँ से, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप फ़िलिस्तीनियों के लिए एक स्वतंत्र राज्य की मांग और इजराइल की सुरक्षा चिंताओं के बीच तनाव बढ़ता गया। यानी ये जो एरिया को लेकर के उन लोगों के बीच मनमुटाव और इजराइल का जब वहाँ पर दबदबा कायम हुआ तो उन लोगों के बीच में हमेशा से ही मतलब ये युद्ध के बाद से ही टेंशन बढ़ता गया और ये टेंशन अभी भी है, ठीक है। फिर दोस्तों क्या हुआ, अब उसके बाद दोस्तों शांति प्रयास भी किया गया। युद्ध के बाद जब इजराइल को मिल ही गया था वो सब जगह, उसके बाद इजराइल चाहता था कि उन लोगों के साथ शांति समझौता हो जाए। लेकिन क्या हुआ आगे हम लोग देखते हैं। 1980 और 1990 के दशक में विभिन्न शांति प्रयास हुए, जैसे कि ओस्लो समझौता 1993, कैंप डेविड वार्ता। इन प्रयासों ने कुछ आशा का जन्म दिया। मतलब जो प्रयास हुआ था शांति सम्मेलन का, समझौता का, तो इससे ये लग रहा था कि ये जो मुद्दा है ये शांत होगा, लेकिन ये कोई स्थायी समाधान नहीं निकाल सका। इजराइल और फ़िलिस्तीन प्राधिकरण के बीच कई बार संघर्ष हुआ और युद्ध की स्थिति बनी रही, जिसमें 2000 का दूसरा और 2014 का गाजा युद्ध शामिल है। तो ये जो दोनों युद्ध हुआ ये शांति समझौता के बाद भी हुआ, ठीक है। और अभी भी दोस्तों आप लोग जानते हैं कुछ ही दिन पहले क्या हुआ, इजराइल फिर फ़िलिस्तीन के ऊपर हमला किया, लेकिन इनका मेन कारण था हमास ग्रुप, ठीक है। अब इसको भी समझ लीजिएगा वर्तमान स्थिति क्या है।
आज इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष एक स्थिति और गहन विवाद बना हुआ है। यानी ये जो मैटर है वो आज भी बहुत ही ज़्यादा खराब है, ठीक ना। इजराइल के वेस्ट बैंक में सुरक्षा घेराबंदी और बसावट जारी है। यानी जो वेस्ट बैंक है, जो उस टाइम मतलब 1967 में जब युद्ध हुआ था, हासिल किया था गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और पूर्वी जेरूसलम, वो ईस्ट बैंक के साइड में आज भी वो घेराबंदी करता है, ठीक है, ताकि इस तरफ से कोई भी हमला ना हो। जबकि गाजा पट्टी पे हमास द्वारा शासित फिलिस्तीन के क्षेत्र में लगातार हिंसा और संघर्ष की स्थिति बनी होती है। दोस्तों ये हमास क्या है, पहले आप थोड़ा हमास को समझिएगा। दोस्तों हमास क्या है, हमास एक आतंकी संगठन है, ठीक है, जिनका रूढ़िवादी विचारधारा है। रूढ़िवादी विचारधारा ये है कि हम लोग का देश है, हम लोग लेंगे। इजराइल को लोग देश मानता ही नहीं है। और जो कुछ दिन पहले जो युद्ध हुआ था ना इजराइल और फिलिस्तीन का, वो वास्तव में दोस्तों फिलिस्तीन और इजराइल का नहीं था, वास्तव में ये वो हमास और इजराइल का था। और जो अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो परिस्थिति खराब है दोस्तों ना, वो हमास को लेकर ही गई है। क्योंकि हमास कभी भी उठ करके आकर के इजराइल पर बम गिरा देता है। जवाब में इजराइल भी क्या करता है, हमास के ऊपर बम गिराते हैं। लेकिन दोस्तों ये हमास जो है ये आतंकी संगठन है। ये तो कहीं जा कर के स्पेशली बैठा हुआ नहीं है ना। ये लोग क्या करते हैं, जगह जगह पर छुप जाते हैं, स्पेशली फिलिस्तीन की जगह में घुस जाते हैं। और ये लोग तो बम तो कोई पूछ करके नहीं गिरता है ना कि आप कहाँ से हैं, कोई पता पूछ कर नहीं गिरता है। और ये लोग को बस खाली लोकेट करते हैं और बम गिरा दिया जाता है। इसलिए बहुत सारे फिलिस्तीन के स्कूल, कॉलेज और धार्मिक जगह में भी बम गिरा दिया था, ठीक है, जो आप लोग जरूरी न्यूज़ में देखे होंगे, ठीक है। गाजा पट्टी में हमास द्वारा शासित फिलिस्तीन के क्षेत्र पर लगातार हिंसा और संघर्ष की स्थिति बनी होती है। फिलिस्तीनी क्षेत्र में राजनीतिक विभाजन और आंतरिक असंतोष भी संघर्ष को जटिल बनाता है। यानी जो फिलिस्तीन और इजराइल का जो मैटर है, ये राजनीतिक विभाजन के कारण, यानी उनके एरिया को लेकर के, और आंतरिक असंतोष यानी किसी का संतोष नहीं मिलने के वजह से ये मैटर और भी ख़राब है और भी जटिल है। तो इसका दोस्तों हम लोग निष्कर्ष के रूप में क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। इजराइल फिलिस्तीन समस्या एक जटिल समस्या है और लंबे समय से चली आ रही संघर्ष को दर्शाती है, जिसमें इतिहास, धर्म, राजनीति और राष्ट्रीय पहचान जुड़ी मुद्दे हैं। शांति और स्थिति के दशे में आगे बढ़ने के लिए दोनों पक्षों के बीच समझौता और सहयोग की आवश्यकता है। यानी दोस्तों ये मैटर को सही करने के लिए, जो इन लोगों का धार्मिक और राजनीतिक मैटर है, इनको सही करने के लिए, शांति को बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों को समझौता और सहयोग आवश्यकता है। हालांकि विभिन्न शांति प्रयास हुए, स्थायी समाधान अभी भी दूर है और संघर्ष का समाधान दोनों पक्षों की ईमानदारी और सुसंगठित वार्ता पर निर्भर करता है। दोस्तों बहुत सारा मतलब शांति समझौता हुआ है, लेकिन फिर भी ये मैटर अभी तक ठीक नहीं हुआ है। और मैटर ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों में अच्छा बॉन्डिंग हो, ईमानदारी हो, और जो भी काम करे एक संगठित काम करता रहे। तभी आने वाले टाइम में इजराइल फिलिस्तीन जो समस्या है वो सुधर सकता है, ठीक है। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।